चलो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करा देते हैं। और आज हम लोग उसके अगले के कंटिन्यू करते हैं। ये बच्चे कहाँ बात है? केमिस्ट्री पढ़ ली? ठीक ठीक लगा? ठीक है सही है। तो और आप लोग अगर कुछ डाउट हो तो बताना। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, कॉपी निकालो और जल्दी से रिवाइज करो। जो हमने पढ़ा था मोनो हैबिट क्रॉस, कल मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था ना, और आज हम लोग पढ़ेंगे डाई हैबिट क्रॉस। ठीक है, तो पहले मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक आपको पढ़ा दूंगा, रीड करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डाई हैबिट क्रॉस। और जेनेटिक्स चल रहा है तो बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हमको मेहनत करो थोड़ी। ठीक है, और टेस्ट आपका आपके होगा वो पूरी फर्स्ट ईयर का होगा। सही है। और तुम लोगों ने रेस्पिरेशन क्वेश्चन तो आपको रिजल्ट तो मिल ही गया, रिजल्ट मिल गया ना? बताया था मैंने उसे, मैंने तो आंसर ही भेज दी। ठीक है, और आप लोग मेहनत करते रहो थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ग्रुप पे पूछ रही थी, अभी रिजल्ट ही पूछ रही थी, यही तो रखा था, कोई ले तो नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, तो चलो आप लोग एक बार रिवाइज करो अच्छे से। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, और इसका इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने आप लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, मैंने आपको वेरिएशन के बारे में बताया था। मैंने ये कहा था मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया था, क्यों किया था आप लोगों को पता है? क्योंकि मेंडल ने देखा था कि पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, 14 ट्रेट होती हैं। मैंने आपको बताया डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्यों डोमिनेंसी शो करता है। हम लोगों ने देखा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो ये सब चीजों, ये सब हमने बातें की थी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था मोनो हैबिट क्रॉस साइंटिस्ट ने करवाया, तो कैसे करवाया? पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को लिया, और आपको पता है उसके बाद गैमेट्स बनाए, और गैमेट्स जब बनते हैं तो आपको पता है एलील क्या होते हैं, सेपरेटली जाते हैं गैमेट्स में। ठीक है, एलील तो 50% एलील बनेंगे कैपिटल टी वाले, 50% बनेंगे कैपिटल टी वाले, अगर कैपिटल टी है। अगर मान लो हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो 50% बनेंगे कैपिटल टी, 50% बनेंगे स्मॉल टी। इसके बाद मैंने आपसे कहा था मेंडल ने जब प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ लिया, उनके बीच क्रॉस कराया, तो उन्हें F1 जनरेशन में क्या मिला था बच्चों? हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या मिली थी, और हेटेरोजाइगस का मतलब था कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। और अगर ये प्लांट लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये सारे प्लांट कैसे थे? टॉल। जब मेंडल ने देखा कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर इसका सबका सब प्लांट कैसे हैं? टॉल हैं, तो उन्हें लगा कि ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहां पे गया, तो उन्होंने क्या करवाया बेटा? सेल्फिंग कराई, और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच, तो उन्होंने देखा कि उन्हें कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो 1/4 थे जो प्योर टॉल थे, 1/2 थे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 थे जो कैसे थे? होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि स्मॉल टी, जिसमें हमने देखा कि जो हमें जीनोटाइप रेशियो मिला वो मिला 1:1, और फिनोटाइप मिला 3:1, यानी कि 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। इससे उन्होंने उसके बाद उन्होंने 2 लॉ दिए, एक दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा? अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कोई भी एक एलील अपना कैरेक्टर शो करता है दूसरे के ऊपर, और जो कैरेक्टर शो करता है वो क्या होता है? प्रभावी। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभावी। यानी कि वो डोमिनेंस शो करेगा, और डोमिनेंस शो करेगा इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसका मतलब एक प्लांट कैसा होगा? उसमें टॉल होगा, वो ड्वार्फ नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा था दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब भी गैमेट बनते हैं तो एलील क्या हो जाते हैं? सेपरेट, ब्लेंडिंग शो यहाँ पे नहीं करते हैं।
ये सिंपल सा आप लोग समझ सकते हो, जब भाई 46 क्रोमोसोम है, 23 एक स्पर्म में जाएंगे, 23 एक स्पर्म में जाएंगे, तो आपको पता है ऐसी एलील भी होते हैं, एक एलील एक सेल के पास, दूसरा एलील दूसरे सेल के पास। तो ये दो लॉ दिए थे, और मैंने कल आपको बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन भी हैं, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक है कोडोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने कहा था कि दोनों ही एलील अपनी कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं करेंगे। अब आप लोग बताओ, अगर रेड वाला है और व्हाइट वाला है और दोनों ही एलील अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरे करके फ्लावर बन जाएंगे, इसे बोलते हैं पिंक फ्लावर। क्या बोलते हैं? पिंक फ्लावर बोलते हैं। और मैं बोल सकता हूं ना तो वहां राइट दिख रहे थे और ना ही वहां व्हाइट दिख रहे थे, और वो दिख रहे थे पिंक। उन्होंने सेल्फिंग कराई तो वहां पे हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम मिले, 1:2:1 फिनोटाइप मिला और जीनोटाइप भी मिला 1:2:1। ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हम बात करें इसके बाद मैंने आप लोगों से बताया था कि जीनोटाइप भी वहां कैसा मिला था, 1:1। अगर कोडोमिनेंस की बात करूं थोड़ा सा, तो आपको पता है कोडोमिनेंस का मतलब यहाँ पे क्या था, समझो थोड़ा सा बेटा। यहाँ पे कोडोमिनेंस भी एक्सेप्शन था किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब था यहाँ दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर शो कर लेते हैं। जैसे मान लो आप लोग बताओ, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कोडोमिनेंस के बारे में, ठीक है, फिर हम लोग डे हैबिट लॉस पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ते हैं कोडोमिनेंस। और बेटा ये बताओ, कोडोमिनेंस जो एग्जाम मतलब है, एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस, वो किसका है, ए मैं बोल सकता हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। ठीक है, कोडोमिनेंस में हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुपिंग। इन्होंने यहाँ फिलहाल ब्लड ग्रुपिंग बताई थी, और उन्होंने जैसे आपने देखा हो बकरी होता है उसका कलर होता है, कभी कभी ब्लैक और व्हाइट है मान लिया, मेल फीमेल। जब उसका बच्चा हुआ तो उसका व्हाइट कलर भी शो हो रहा है और ब्लैक भी हो रहा है, दोनों चितकबरी होता है। तो वो भी एग्जाम्पल है किसका, कोडोमिनेंस का। यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप समझते हैं। बेटा आपको एक पता होगा कि अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं, किसकी बात करूं, ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप में आपको बताइए मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल होता है, किसका होता है, पहली बात मल्टीपल एलील। और आप लोग एक बात मुझे और बताओ, अगर मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ, ये तो आपको पता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 टाइप के, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसमें तुम्हारा ए है, बी है, ए बी है और ओ है। यानी कि 4 टाइप के, ए बी ग्रुपिंग से हम देखें तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये तो आपको पता है। दूसरा यहाँ पे मैंने ये बताया था, इसका जीन होता है आई। कौन सा होता है, आई, जो ब्लड ग्रुप को दिखाता है। तो यहाँ पे बेटा जीन कौन सा होगा, आई होगा। और जीन आई के 3 एलील होंगे, या तो आई ए हो सकता है, या आई बी हो सकता है, या खाली आई हो सकता है। ये बात समझे आप लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील कंडीशन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। अब आप लोग बताओ, अगर बेटा किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछ रहा हूं खाली, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, मैं 2 पेरेंट्स ले लूं, एक पेरेंट ए ले लूं, यहाँ पे पेरेंट्स 1 और एक पेरेंट्स ले लूं 2, और मैं क्या पूछूं उसका, एक तो जीनोटाइप बनेगा, और जो जीनोटाइप बनेगा उसके हिसाब से मुझे क्या देखना है, ब्लड ग्रुप। क्या देखना है बच्चों, कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा होगा। अब आपको समझ में आएगा। मान लो अगर मैं नॉर्मली पूछूं आपसे, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके बताओ कौन कौन से एलील हो सकते हैं। एक तो एलील उसके अंदर ये हो सकता है आई ए, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है बेटा खाली आई, ये तो सकते हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए। अगर किसी का ए बी है तो बताओ उसके अंदर कौन से एलील होंगे, आई ए और आई बी। समझे बात को। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर कौन सा सकती कंडीशन, आई है। ये समझे आप लोग, नहीं समझे सर। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये एग्जांपल इसका है, मल्टीपल एलील्स का है। और मल्टीपल एलील्स का मतलब होता है जीन आई होता है, उसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और खाली आई। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनो। जिसे मान लो ये देखो पेरेंट्स 1 है,
उसका एक एलील है आई ए, और यहाँ पे कौन सा है बेटा आई बी और आई, ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि इसका आई ए है पेरेंट्स 2 का, दूसरा इसका है आई बी और इसका कौन सा है आई। अगर मान लो आप लोग एलीन है इनके, सही है, पेरेंट्स 1 और 2, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा बताओ इस वाले का, आई ए, इसका जीनोटाइप क्या होगा बेटा आई बी, और इसका क्या होगा, मान लो एक है कंडीशन ये वाली आई ए और आई, ठीक है, दूसरा एक कंडीशन ये है आई ए आई बी। अब आप लोग बताओ इसका कंडीशन क्या होगा आई ए आई, और इसका क्या होगा आई ए आई बी। अब आप बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे का, तो देखो इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ए, इसका कौन सा होगा बेटा बी, इसका ओ, इसका ए और इसका ए बी। समझे बात को, मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे देखो दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं, जैसे सपोज मानो, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, कोई क्वेश्चन वैसे आते हैं ना टाइप के, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एलील बना के। आप कोई किसी बच्चे को अपने मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता है, अरे बता दो तो क्या दिक्कत है, ब्लड ग्रुप आपको मम्मी पापा पता है, तो पता है, हाँ बताओ अपना बता दो, ठीक है, पहले मम्मी पापा बताना, ठीक है, फिर अपना पहले बता दो, हाँ बताओ। मम्मी का ए है, ठीक है, इनकी जो माता है उनका है ए, और पापा क्या है, पापा का भी है। अब देखो बेटा ये फादर का भी क्या है ए है। अब इनके देखो मैं बताऊं बच्चे किस ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, आप लोग बताओ, इनका ए है तो इनकी कंडीशन एक तो ये हो सकती है, यह हो सकती है आई ए और खाली आई। मम्मी क्या हो सकती है, इनकी भी हो सकती है आई ए और आई ए आई। अब हमें ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा तुम कोई सा कनेक्ट कर लो, या तो ओ हो सकता है या फिर ए हो सकता है, दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। देखो बच्चों यहां से कोई सा एलील चला जाए इसके पास, कोई चला जाए इसके पास, कोई सा भी, तो क्या हो जाएगा ए। समझेगा तू, अगर इसका मिलाओगे आप तो ये तो कंडीशन हो सकती है बच्चों में, तो मम्मी पापा क्रॉस कराओगे तो। लेकिन यहाँ पे अगर ये वाले देखो ये वाले मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंडीशन ही बैठ रही है। लेकिन अगर ये वाले क्रॉस कर गए तो आई और आई, तो इसका मतलब अब जो मतलब ये भाई बहन है इनके या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या हो सकता है ओ। आप लोग बताओ तुम्हारा कौन सा है, ए है। अब ये कहती मेरा ए भी है तो मैं चक्कर में पड़ जाता है, कैसे हो सकता है, मतलब इसके इनके बच्चे होंगे इनके, उनका ब्लड ग्रुप या तो बच्चे का ए हो सकता है या हो सकता है ओ, इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप। अब इनके जो भाई बहन होंगे ना तो उनका ए भी हो सकता है और ना ही उनका बी हो सकता है। समझ गए, उसमें हम ऐसे नहीं देख सकते, उसमें हम मान चलते हैं 80% ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, सही है, और 20% लोगों का नेगेटिव होता है। अगर फादर का पॉजिटिव है तो मान के चलो कि 80 से +% बच्चों में पॉजिटिव ही होगा, और माता का अगर नेगेटिव है या दोनों का नेगेटिव है तो उल्टा हो सकता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वाले चांस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। वो अलग एंटीजन देखते हैं, लेकिन ये वाले हम देखते हैं जो ये वाला अलग एंटीजन होता है, ठीक है। दूसरा आप लोग समझ गए कहानी क्या है। आप लोग मुझे कोई ब्लड ग्रुप बताओ, मैं आपको बता दूंगा कौन से एलिमेंट बन सकते हैं। जैसे मान लो ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है, क्या है बेटा सर ए+, ए का तो हो गया अभी बताया नहीं था। और कोई बताओ, जैसे मान लो सुनो बी नेगेटिव का पेरेंट्स 1 है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है ए बी, और पेरेंट्स 2 है उसका क्या है बताओ कौन सा बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, चलो अरे नेगेटिव पॉजिटिव मत बोलो, बी, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा बन जाएगा बेटा, आई ए और आई बी, और कोई नहीं बनेगा। और इसका क्या बन जाएगा, आई बी आई बी आई बी आई। आप लोग ऐसे बना के देख लिया करो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे बना रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है आपको। आ रहा है बेटा अगर ए बी है तो मान के चलो कि उसका आई ए आई बी ही होगा। अगर ए है तो उसकी दो कंडीशन हो जाएंगी, आई ए या फिर आई ए खाली आई, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो बेटा, आप लोग बताओ इसका अगर मैं इसकी चांस जो कौन से रहेंगे,
अगर मैं इसका क्रॉस इससे करवाऊं तो क्या हो जाएगा कंडीशन, ए बी, मतलब ये ए बी यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं इसका इससे कराऊं तो क्या हो सकता है, बी, बी भी हो सकता है। इसके बाद इसका ए भी हो सकता है और इसका, हाँ 3 हो सकते हैं और नहीं सकता। तो इसमें 3 टाइप के बच्चे के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी, बी और ए। बता दोगे हम लोग? यस बता देंगे। तो इसका एक ये एग्जांपल इसका है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कि जब दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर को शो करते हैं उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। तो अगर किसी के पेरेंट्स का आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप लोग बड़े आराम से उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप बता सकते हो कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो पूछता है कि बताओ पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है और बच्चों के कितने जीनोटाइप बनेंगे या बच्चों का ब्लड ग्रुप कितना रहेगा, तो आप लोग बड़े आराम से बता सकते हो ना, ठीक है, ठीक है। तो ये हटाएं इसे, समझ गए आप लोग? बताओ अगर आपको लिखना है तो ये वाला चीज लिख लो, ये जिससे आपको ध्यान रहे। ये ब्लड ग्रुप किसका है, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये जीनोटाइप हो गया और ये हो गया इसका पेरेंट्स का फिनोटाइप, वो जीनोटाइप। तो आप लोगों ने मोनोहाइड्रोस पढ़ लिया, आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की। ये भी हो गया देखा ना, क्या लिखा है, A total of 6 different genotype of the human nucleotide. How many phenotypes are possible? वो तो 4 होगा। हाँ तो 6 कैसे लगते हैं, वो ये लगा रहा है। देखो या तो 3 वाली गाने से एक तरफ होगी, 3 वाली एक तरफ होगी, हाँ अच्छा ये लगाया तुमने। देखो जब एक जीन के 3 एलील होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अगर मैं सब कॉम्बिनेशन मिलाऊंगा जीनोटाइप के तो 6 तो बैठेंगे। यस। ये तो केवल A और B का दिया ना, A B और I वो वाला मांगो। नहीं वो ए बी खाली लिखा है बस, खाली वो ए बी में ये बोलते हैं। तो A और B का लिया है, A के जैसे IA और I। ये किताब देखो उसका एग्जांपल उसमें लिखा हुआ टेबल में, देखो 6 बने होंगे इस कॉम्बिनेशन। मैंने तो आपको ऐसे ही बना दिए खाली, देखो 6 बने हुए हैं, 6 ही होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये ओवर नहीं दिखा रहा है उसका मतलब, तो 6 वैसे हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट ऐसे नहीं कर सकते, अगर आप लोग ऐसे ले सकते हो। देखो क्या पूछ रहा है, जीनोटाइप पूछ रहा है ना वो, मुझे phenotype में वो तो 4 होते हैं। हाँ वो तो फिनोटाइप 4 ही होंगे, 6 कौन सी phenotype है? 6 जीनोटाइप होंगे। कौन सी वाली? देखो ये कैसे, मैं इसे नॉर्मल लगा देता हूँ वैसे। देखो अगर एक ही बात करें तो किसके का जीनोटाइप क्या हो सकता है बताओ, इसके 2 हो सकते हैं, ए के और बी के भी 2 सकते हैं और ओ के 1 हो सकता है खाली, और ए बी का भी 1 हो सकता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, और ऐसे 6 है जीनोटाइप। चाहे आप लोग ना पता ध्यान रहा तो लिख लो। ये देखो एक यहाँ देखो, अगर बेटा ए बी ग्रुपिंग की बात करेगा वो, यहाँ देखो ए में 2 कैसे बोलते हैं? अभी वेट बता रहा हूँ। अगर ए बी ग्रुपिंग की बात करें तो वो ये कह रहे हैं आपसे कि कितने जीनोटाइप हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, 6। सही है, कौन कौन से देखो। अगर बेटा यहाँ देखो, अगर इधर मैं लिख दे रहा हूँ ब्लड ग्रुप, आप ये लिख लिया आप लोगों ने, चलो मैं देखो इधर बैठ के मैं तब तक कर देता हूँ। दिख रहा है आपको, बताओ यहाँ देखो, अगर वो ये कह है ब्लड ग्रुप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
और इसके बाद अगर हम बात करें क्या, हाँ जीनोटाइप की, और बात करें फिनोटाइप में, क्लियरली लिख रहा हूँ, जीनोटाइप और साथ में फिनोटाइप। ठीक है, समझ जाओगे आपको। तो देखो ब्लड ग्रुप ए होगा अगर, तो इसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं। कितने सकते हैं? दो। या तो उसकी कंडीशन ये हो सकती है आई ए क्या लिख रहा हूँ, और ये हो सकती है आई ए खाली है। समझ, दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। ऐसे अगर हम बात करें बी की, तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है? दो। एक आई बी और आई ए बी की, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना, आई ए और आई बी। आप लोग बना के देखो, और क्या बन सकती है क्या? एक ही बनेगी। और ऐसी ओ की भी एक ही बनेगी, आई खाली है। समझ गए? अब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? सॉरी, ये जीनोटाइप हो गया। अगर हम फिनोटाइप देखें इसका, तो क्या आएगा? ए। इसका क्या आएगा? इसका और इसका। समझ गए? सर इसमें ए भी दो बार बना दिया इसके साथ। हाँ ये ऐसा होगा। सुनो, तो इसका मतलब फिनोटाइप कितने होगा? 4। ए भी दो बार है उसमें क्या? हाँ। और जीनोटाइप कितने होगा? 6। और ब्लड ग्रुप तो आपको पता है 4 ही होते हैं। समझ गए? तो उनने वो अपना को दिखाया होगा कॉम्बिनेशन वाली, बस एक तरफ दिया हुआ बी इधर, एक तरफ दिया हुआ उधर, बात तो वही है। तो चाहे आपको ध्यान आ रहा है बेटा, ऐसे लिख लो आप लोग, ऐसे लिख लो, तुम मेरे कहीं पे कॉपी में देखा है सर, तो सही है। ठीक है, तो जीनोटाइप कितने मिल सकते हैं? 6। और फिनोटाइप कितने आएंगे? 4, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो 4 ही होते हैं। वो साथ उसने कॉम्बिनेशन उल्टा कर दिया खाली, उसका कोई बनेंगे इतनी। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस में आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, कैसे ही पूछे।
ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा? चलो तो आप लोग ये समझ गए होंगे लग रहा है। अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अब किताब पढ़ लेते हैं यहाँ तक, और उसके बाद हम लोग करेंगे डायहेड्रल क्रॉस। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा यहाँ पे, और कोई अच्छा क्रॉस है, और उसके बाद हम लोग उसको बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले चलो ये लिख लिया। आप समझिए कोडोमिनेंस क्या बेटा? जहां दोनों ही एलील अपना क्या करें, डोमिनेंसी शो करें, अपना कैरेक्टर दिखाएं, उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, जहां पे देखो अगर एलील IA IB है तो बेटा बच्चे कैसा हो रहा है, AB। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस पे फॉलो करता तो बेटा अगर IA IB है तो इसका मतलब वो कौन सा रूल होता जो डोमिनेंस करता, A करता तो A होता, B करता तो B होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, AB। अच्छा आप लोग एक समझते हो, एक बात और मैं पूछ रहा हूँ कि जब I है ना, या ऐसे बोलो IA और I है तो बेटा A क्यों है, ये पता है आपको? AO क्यों नहीं है? ना डोमिनेंस नहीं करेगा, ऐसा नहीं। हाँ क्योंकि दोनों के पास एंटीबॉडी नहीं है ना। नहीं, यहाँ पता क्या खेल है जो बता रहा हूँ, खाली आई कोई शुगर नहीं बनाता है, शुगर जो बनाते हैं वो A और B बनाते हैं, समझ गए? तो इसलिए वो अपने आप से एक ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है उसका। चलो तो हम लोग अब किताब पढ़ने बहुत टाइम हो गया, क्योंकि काफी पढ़ने के लिए है, वो पूरा गया था तो समझते हैं। आओ बेटा आप लोग छुट्टी मत करो, अभी छुट्टी कौन कर रहा है? आज तो आपकी केमिस्ट्री हुई थी है, भूपेंद्र सर ने पढ़ाई थी है, भूपेंद्र सर ने नहीं मैं ये बोला भूपेंद्र सर ने। ठीक है, तो सही है, काम को मेहनत करो बेटा, और सही है, अच्छे से पढ़ाई करो। अब आपको ये कहाँ तक पढ़ लिया बताओ? ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा टेस्ट क्रॉस क्या होता है बताओ? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? मैंने कहा था जो कैरेक्टर नाम है उससे क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो, तो रेशियो आएगा 1:1। हमेशा ध्यान रखो टेस्ट क्रॉस ये सब कुछ नहीं है, खाली आप लोग रेशियो से अच्छा पता होना चाहिए। यहाँ आपको बताएगा टेस्ट क्रॉस करना है तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। क्योंकि बेटा एक बार बताओ, F1 जनरेशन में टॉल मिले थे और टॉल मिले थे, तो इसका मतलब ड्वार्फ नहीं मिले थे, तो हम ड्वार्फ वाले से क्रॉस कराएंगे तो आगे जनरेशन में क्या मिल जाएंगे, आधे टॉल और आधे ड्वार्फ। इसका मतलब ये, इसको बैक क्रॉस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक ठाक है हमारा क्रॉस और बिल्कुल ठीक है, हमने यही लिया था पेरेंट जनरेशन में, आधे टॉल और आधे ड्वार्फ। तो एक बात और बताऊंगा आपको, जेनेटिक्स में आप लोग ये क्रॉस करते हो, इसको एक ऐसे ध्यान रखा करो, जैसे इमेजिन किया करो ऐसा हो रहा होगा, क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। क्योंकि जेनेटिक्स में क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे डायरेक्ट मिल जाएगा। जब आप MD क्वेश्चन लगाओगे तो आपको खुद लगेगा कि यार बहुत क्वेश्चन ऐसे ना मुझसे हो ही नहीं रहे। वो ना होने का कारण ये रहेगा कि आप लोगों को, तभी तो बहुत हल्के हल्के पढ़ा रहा हूँ, हर चीज को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कितना रेशियो मिल रहा है। वो ऐसे पूछ लेगा कि हमारे पास 500 प्लांट है, बताओ F1 में कितने होंगे, या वो ऐसे पूछ लेगा कि बताओ कितने होमोजाइगस वाले होंगे, 0, हेटेरोजाइगस वाले कितने होंगे। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और वो थ्योरिकली पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप सही से नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग पढ़ते हैं पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या बताया था बच्चों, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कोई एक एलील अपना कैरेक्टर शो करता है फिनोटाइपिकली। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। से मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर, और हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स। यानी कि कोई भी कैरेक्टर को जो इन्फ्लुएंस करता है वो कौन करता है, जीन्स, जो हमारे डीएनए पे होते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर। अब अगले कह रहा है फैक्टर अकर्स इन पेयर, ये किसमें होते हैं बेटा, पेयर्स में। और तीसरा कह रहा है कि इन अ डिसिमिलर पेयर का मतलब क्या बताना चाह रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कह रहा है वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट और द अदर कौन सा होगा, रिसेसिव। मतलब एक अपना कैरेक्टर शो करेगा। अब इसने यहाँ पे नहीं बोला है कि कैपिटल वाला शो करेगा, वो तो मेंडल ने ले लिया, जैसे उन्होंने पहली डिटेल में बता दिया कि हम टॉल वाले को डोमिनेट रखेंगे, तो हमें तो मानना पड़ेगा ना भाई टॉल डोमिनेट, वरना तो मैंने ये बोला है हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब, डोमिनेंसी का मतलब ये होगा कि जो अपना कैरेक्टर शो करे, जो भी करे अपना कैरेक्टर शो, वो क्या होगा, डोमिनेंट। क्या होगा, डोमिनेंट का मतलब कुछ नहीं होता, प्रभावी। प्रभावी का मतलब जो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है वो प्रभावी, जो नहीं दिखा रहा है वो। अब भाई दो कैरेक्टर है तो उसमें एक तो कैरेक्टर दिखाएगा, दोनों तो नहीं दिखाएगा। अगले क्या कह रहे थे वो, कह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन
मोनोहैबिटॉस इन F1। आप लोग बताओ, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है तभी तो F1 में एक ही कैरेक्टर दिख रहा है। पेरेंट्स तो हमने दो टाइप के लिए थे, लंबे और बौने, लेकिन बच्चे कैसे हुए F1 में? सारे लंबे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो हो रहा था यहाँ पे। और कह रहा है एक्सप्रेशन बोथ इन द F2, और बोथ में कितने दिखे? वो F2 में कितने दिखे? दोनों दिखे। तो कह रहा है आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि F2 में दोनों का रेशियो दिखा और F1 में खाली एक दिखा। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। आगे देखो बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने क्या बताया था? मैंने आप लोगों से कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब मैंने बताया था कि जब भी गैमेट बनेंगे तो एलील क्या होंगे? सेपरेट होंगे। सही है? तो देखो क्या कह रहे हैं, ये छोटे लॉ है जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए चीजें। कह रहा है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिलना। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल के अंदर दोनों एलील चले गए एक ही सेल के अंदर, ऐसा नहीं होगा। और बेटा कह रहे हैं and that both the characters are recovered as such in F2 generation, though one of these is not seen in the F1। ये कह रहा है एक F1 में कैरेक्टर नहीं दिखता है। कह रहा है though the parent contain two alleles during gamete formation, the factor or alleles of a pair segregate। क्या होता है? segregate मतलब होता है अलग अलग होना। क्या होना? अलग अलग होना। और कह रहा है from each other such that a gamete receive only one of the two factor। यानी कि हमें दो में से कितना मिलता है? एक सेल के पास। और कह रहा है ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर व्हाइल अ हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब सिंपल से बताना चाह रहा है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन तो कैपिटल टी स्मॉल टी और हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि कोई भी एलील ब्लेंडिंग शो नहीं करता है, सेपरेटली दूसरे सेल के पास जाते हैं। ठीक है? अगले आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब बताओ इसमें मैं क्या पढ़ाऊं तुम्हें? पता है ना तुम्हें? मैंने खाली इतना बताया था बेटा, यहाँ सुनो, इस वाले क्रॉस में तुम्हें मोनोहैबिटॉस माइंड में रखना है। कौन सा रखना है? मोनोहैबिटॉस। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखो रेड व्हाइट, अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो बताओ F1 में हमें क्या मिलता? रेड। क्या मिलता? रेड। हमें कभी पिंक नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है? हमें क्या मिली? पिंक। आप लोग बताओ बच्चों, एक बात सोचो आप लोग, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो मैंने कैपिटल आर ले लिया, स्मॉल आर ले लिया, गैमेट बनाए तो क्या बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसका क्रॉस कराओगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये कंडीशन मिलेगी हमें। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो बताओ फ्लावर कैसे होते? रेड। जैसे वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी तो वो प्लांट कैसे थे? टॉल। लेकिन यहाँ पे कैसा है? रेड। यहाँ रेड नहीं है क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसलिए क्या कंडीशन है? पिंक। समझे बात को? अब यहाँ ना तो रेड मिला और ना ही इन्हें व्हाइट मिला। अब यहाँ देख सकते हो आप लोग, जब इन्हें F2 में करवाया तो इन्हें एक कंडीशन मिली, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बेटा एक बार बताओ मुझे, जीनोटाइप तो जो पता लग रहा है कि यहाँ पे 1:2:1 है, देखो दिख रहा है। लेकिन फिनोटाइप क्यों 1:1 है? क्योंकि यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 रेड नहीं बने, एक ही रेड बना जो होमोजाइगस है, और बकाया जो हेटेरोजाइगस है वो कैसा हो गया? पिंक। यानी कि रेड और व्हाइट को जब मिलाओगे तो कलर कौन सा मिलेगा? पिंक ही मिलेगा। और पिंक मिलेगा इसका मतलब ये है कि ये जो हेटेरोजाइगस वाले एलील थे वो क्या कर गए? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो कर गए, और इसीलिए कलर कैसा हो गया? पिंक। यानी कि रेड और व्हाइट का बीच का। समझ गए? और नीचे वाला कैसा हो गया? व्हाइट। क्लियर हुआ? समझ गए? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे when parent a experiment on P were repeated using other trait in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। ये कह रहा है कि हमने अलग अलग प्लांट पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे साइंटिस्ट ने, तो उन्हें लगा कुछ प्लांट हमें ऐसे मिल रहे हैं जो कोई 2 पेरेंट्स ले रहे हैं तो उसमें किसी एक पेरेंट से कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, वो दोनों का ही मिक्सचर आ रहा है। क्या आ रहा है? मिक्सअप। तो कह रहा है बेटा द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसे हम लोग बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, या इसको बोलते हैं एंथ्रीनियम, ये उसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, याद कर लेना।
कह रहा है इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू रीडिंग रेड फ्लावर। अब ये कह रहा है हमने रेड फ्लावर का मतलब कैपिटल आर, ठीक है। और अगले कह रहा है व्हाइट फ्लावर को क्या दिया, स्मॉल आर। हमें एप्पल में क्या मिला बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर। और कह रहा है वाज पिंक, कैसा था, पिंक था। और कह रहा है व्हेन द एप्पल वाज सेल पॉलिनेटेड हमने करवाया, तो आपको पता है क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यानी कि रेड पिंक व्हाइट, ठीक है। और कितना रेशियो मिला, 1:1। और कह रहा है हियर द जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सेप्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहैबिट क्रॉस बट द फिनोटाइप रेशियो हैज चेंज। आप लोग बताओ, जीनोटाइप तो सेम रहा ना 1:1, फिनोटाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। और फिनोटाइप हो गया कितना, 1:1। और मेंडेलियन उसमें कितना था, 3:1 था ना, ठीक है। अगले कह रहा है नॉट कंप्लीट डोमिनेंट ओवर आर, कैपिटल आर यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस नहीं कर रहा है। और कह रहा है एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक फ्रॉम रेड एंड व्हाइट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में ये बोला है कि जब इन्होंने इनकम्प्लीट यानी कि डॉग फ्लावर में ऐसा करवाया, रेड फ्लावर वाले और व्हाइट फ्लावर वाले, तो इन्हें तो चाहिए था रेड मिलेंगे एप्पल में, लेकिन रेड ना मिलेंगे, क्या मिले, पिंक। और रेशियो चेंज हो गया, क्या फिनोटाइप कितना आया, 1:1। और जीनोटाइप कितना रहा, 1:1। मतलब सेम ही रहा, ठीक है। हो गया क्लियर। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस, कैरेक्टर डोमिनेंस क्यों होता है, रिवाइज करो किसी बार कर रहे हो तो ऐसी हमारी है अरे टॉपिक अल्लाह ही करता हूँ। चलो हम तो रिवाइज करो एक बार। और आप लोग बेटा पढ़ाई करते रहो, ठीक है, फर्स्ट ईयर का ही पढ़ते रहो, मेहनत से नहीं भूल जाओ सर। ये जेनेटिक्स हो जाए, ये जेनेटिक्स वाली बात 15-20 दिन में मिल रहा है, क्योंकि बड़े चैप्टर हैं इसमें ना बहुत सारे। और अगले अगर मैं बात करूं तो उसके बाद क्या होगा सर, एवोल्यूशन पढ़ेंगे। चलो ठीक है। कैसे देख रहा है सर, शादी आजकल बहुत चल रही है ना, शादियां। हमें पता है शादियों में कब पता लग जाता है, क्योंकि हमारा जो जहां हम रहते हैं इधर भी बैंकेट वाला है और इधर भी बैंकेट वाला है, ठीक है, दोनों साइड में बैंकेट वाला है अमलोन के पास, और बीच में हम हैं। तो हम तो शाम को मानी, शाम को देखते हैं डेली बारात, सही है, और शाम को दूल्हा देखते हैं, सोए वो बीवी देखते हैं, उसकी बात देखते हैं, क्योंकि डेली चलता है ना प्रोग्राम। अब मैं मानता हूँ अगर दोनों बैंकेट में शादी है तो अभी धूमधाम चल रही है, जब एक में रहेंगी थोड़ी कम हो जाएगी, जब किसी में नहीं रहेंगी तो उसका बंद होगी। क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा पीलीभीत का अच्छा खासा चलने वाला उमरान बैंकेट है, वो अच्छा खासा बुक किया जाता है, पता है ना, तो इसका मतलब उसमें है तो दोनों होता ही ना। तो शाम को हम बारात देखते हैं और सुबह को क्या देखते हैं, विदाई में रोते हुए। क्यों सर, सुबह खाना, शाम को खाना मिलता हो? नहीं खाना हमें नहीं मिलता है, हम कैसे रखते हैं, जैसे आपकी दोस्त के साथ पड़ोसी वो हमें जानते हैं, वो अच्छे से नहीं जाते हैं, अगर नहीं जानते तो चले जाते हैं। बात तो यही है, यही तो उल्टा फंडा है। अब वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये टीचर्स हैं, मतलब यहाँ ही कोचिंग है, तो हम नहीं जा सकते ऐसे, और अगर नहीं जानते तो आराम चले जाते हैं, जानते नहीं कहाँ का कौन। हाँ, अब हम तभी आते हैं, हमारा बिल्कुल खास शादी होता है कैसे उन बैंकेट दोनों में, क्योंकि वो बैठे होते हैं ना, तुरंत मिल जाते हैं, नमस्ते करने लगते हैं, हम करने लगते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा अगर वही। लेकिन जब उन्हें पता है कि ये लोग आएंगे तभी जब कोई शादी होगा, लेकिन हालांकि होते रहते हैं हमारे 7 दिन में एक बार प्रोग्राम उसमें चले जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है ना कि जल्दी आओ, निकल के बाहर शादी है आज। ये कृष्णा है ब्राउन, बिल्कुल कृष्णा बैंकेट वाला, वो कहाँ है सर? वो इस साइड है, ओमरान इस साइड है। ओमरान इस साइड है, ओमरान साइड के पीछे कृष्णा है,
हाँ तो हमारी उसके कोई बराबर नहीं है कौन सी कि जगह पे है? हैं? आप भी बोलिए। ओमलॉन के बराबर नहीं है। एक हॉस्पिटल है। मिशन हॉस्पिटल बराबर में। हॉस्पिटल के बराबर नहीं है। रोड पे तो है क्या होगा? चलो ये समझ गया बेटा, बताओ। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन का मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ। जब कोई एलिन अपना अगर रिसेसिव केस में है तो वो क्यों है, ये तो मैंने कहा था। और जो डोमिनेंट है वो क्यों है। तो यहाँ इन्होंने देखो 3 बातें लिखी हैं। ये सिंपल सा पहला क्या कह रहा है, द नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम। मैंने कहा था अगर कोई एलिन वाला एलिलिक कैरेक्टर है तो वो अपना एंजाइम कैसे बनाएगा, लेस एफिशिएंट, मतलब डोमिनेंसी वाले पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा कह रहा है नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर बनाएगा तो वो कैसा होगा, नॉन फंक्शनल। और तीसरा कह रहा है नो एंजाइम एट ऑल, मतलब वो एंजाइम ही नहीं बना रहा है। तो इसी की वजह से मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए कोई दो बड़ा भाई छोटा भाई है, बड़ा भाई डोमिनेंस कब करता है बताओ, जब छोटा भाई हैं कोई बात जब छोटा भाई कोई बात तो कह रहा है लेकिन वो अधूरी बात कर रहा है, उसे पूरी पता ही नहीं है, तो लेस एफिशिएंट हो गया। छोटे भाई की सुनी आती, बड़े भाई की नहीं। नॉन फंक्शनल क्या है, नॉन फंक्शनल मतलब है कि वो बात कह रहा है तो नहीं कह रहा है, वो बात कहीं और है, वो बात और नहीं कर रहा है, और तीसरा वो बात ही नहीं कर रहा है, तभी तो बड़ी भाई नहीं जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा वाला नहीं करता है, छोटा वाला करता है। छोटा वाला करता है, मैं कह रहा हूं अधिकतर मेरे घर में तो मैं ऐसे हो सकता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ तो छोटा वाला ही करता है, लेकिन जब मैं होता हूँ तो बोलता भी नहीं, उस टाइम पे नीचे वाला वर्क करता है, ये वाला नहीं ये करता जब मैं होता हूँ तो वो ये वाला वर्क करता है, और जब मैं नहीं होता हूँ तो वो मेरी जगह पे सर आप होते तब भी नहीं करते हो। हाँ तो मैं बोलता ही नहीं, मेन चीजें है ना, मैं बात नहीं करता। जानकारी नहीं है सर शुगर के बारे में, ज्यादा नॉलेज है नहीं। अब मैं 6 महीने में एक बार जा रहा हूँ। अब भाई इसके घर में छोटी है, छोटा वाला इसका भाई है, वो डोमिनेंस करता है, भाई की सिस्टर है वही करती है। ये तो हम तो चलती है, नहीं चलती है, नहीं चलती है, बस करती है। होता है क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे घर में होगा छोटे वाला ही नहीं चलता है। सर कभी कभी छोटे की भी चलती है, ऐसी बात नहीं। छोटी बच्चे हैं अभी। अच्छा तो वही चलती है घर में, तो गाड़ी नहीं चलती है चला लेना है, नहीं चला लेना। मैंने तो कभी ऐसे देखा कि छोटा वाला बड़ा वाला डराता है, ऐसा ही तो होता है। ये गलत है। नहीं होता है। कुछ घरों में ऐसा होता है छोटा वाला बड़ा वाला डराता है, जैसे बता दूंगा मम्मी को, बता दूंगा पापा को, मतलब कोई बात होती है ना ऐसे तो डोमिनेंस होती है, दोनों का ही होता है। तो वो शांत रहे, दोनों ही शांत रहे, बैलेंस चला हो गई। वो कंडीशन होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली, ना वो डोमिनेंस वो करेगा ना वो करेगा, बात खत्म। जब छोटा वाला पकड़ लेता है, नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को को डोमिनेंस तो लड़ाई होती है, को डोमिनेंस में तो बहुत लड़ाई होगी घर में, क्योंकि वो भी अपना को डोमिनेंस करेगा, तुम भी करोगे, लड़ाई होगी, क्या होगा, होता है ना। चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग को ऐसे रहो रिसेसिव करके तो ज्यादा फायदा रहेगा। चलो अगले देखते हैं बेटा। तो यहाँ देखो ये पढ़ाऊं क्या आपको, देखो ये लिखा हुआ है, क्या है देखो, कह रहा है इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, it will produce the same phenotype trait, result in the transformation of substrate. Such equivalent allele pair are very common, but if the allele produce a non-functional enzyme या no enzyme, तो कह रहा है the phenotype may be affected, क्या होगा, affected होगा phenotype, और कह रहा है the phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele, उसके ऊपर क्या हो जाएंगी, dependent हो जाएंगी। और कह रहा है बेटा the unmodified allele which represent the original phenotype is the dominant allele and the modified allele कौन सा होगा, recessive allele। मतलब ये हुआ, एक सुनो आप लोग बताओ, सुनो मेरी ध्यान से, अगर मैं ये कहता हूं आपको कि जीन कोई ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो जीन के पास कोई ऐसा शक्ति है कि वो जीन कोई लाइट फेंक रहा है, वो हमारा करेक्ट चल रहा है। भाई सिंपल भाषा में ये है कि जीन कुछ ऐसा बनवा रहा होगा, प्रोटीन वगैरह। ये खेल आपको सेकंड चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसके सेकंड चैप्टर में। एक्चुअली होता क्या है बेटा, मैं आपको थोड़ा कहानी बताता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ देखो फिर आप समझ जाओगे पूरा खेल क्या चल रहा है। ये होता क्या है, ये मान लीजिए सेल है, कोई क्या है, ये सेल है, ध्यान सुनो। ये तो बताया न्यूक्लियस है, क्या है, आपको पढ़ाया जाता है कि राइबोसोम क्या करता है,
प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आपकी बॉडी में है तो सब प्रोटीन ही, चाहे एंजाइम से बन रहा है कुछ भी बन रहा है, सब प्रोटीन है। बेटा खेल क्या होता है, हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के होते हैं अमीनो एसिड। ये मान लो क्या है बच्चों, अमीनो एसिड है, ध्यान सुनो। और यहाँ पे हमको पता है डीएनए बैठा है। क्या बैठा है? डीएनए। आप लोग ये बताओ मुझे, क्या डीएनए कुछ ऐसा कर रहा है कि भाई डीएनए कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि यहाँ कुछ ऐसे लाइट फेंक रहा है यहाँ प्रोटीन बन रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। डीएनए पे नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनस। ध्यान सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपको इधर बातें कर रहे हो। डीएनए पे नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ लगभग हमारे पास कितने बेस पेयर आपको पता है? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है। यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे लगभग 3 बिलियन। 1 मिलियन बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियन की 3 बिलियन की बात कर रहा हूँ। 1 बिलियन होते हैं 1000 मिलियन, तो 3 बिलियन बेस पेयर है। अब आप लोग मान के चलो इसके ऊपर, ये ऐसे मान के चलो, ऐसे मैं सिंपल से यहाँ पे नाम, जैसे आप बताओ 26 लेटर होते हैं खाली, ABCDEFGHI, ये लेटर तक होता है। और उन 26 लेटर से दुनिया के हर एक नाम लिखा हुआ है, खाली 26 लेटर से। भाई होता क्या है, जैसे मान लिया किसी का नाम क्या है, मानो बताओ किसी का नाम है, अरे मैं अपना नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम अंशु है मान लिया, तो ANSHU। अब किसी का नाम अंश है, उसने क्या किया, यू हटा दिया, मेरा नाम तो नहीं डाला, चेंज तो मेरा नाम हो गया। तो हमने क्या किया बताओ, यहाँ लेटर का हम उल्टा सीधा करते हैं बस, किसी के नाम में पहले लेटर आ गया, किसी के नाम में बाद में आ गया। होता क्या है, ऐसे ही यहाँ पे होता है। 20 अमीनो एसिड से करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनती है। जितने भी लिविंग है सबकी प्रोटीन किससे बनी हुई है? 20 टाइप के अमीनो एसिड से। खाली डिफरेंस क्या है, अमीनो एसिड का चेन में सीक्वेंस अलग। ये समझे आप लोग? अब ये सीक्वेंस डिसाइड कौन करता है? तो बेटा ये करता है डीएनए के नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड कौन करेगा? नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। अब ये कैसे करेगा देखो, मान लो यहां इतने फोन रखे हुए हैं, ये मान लो 20 अमीनो एसिड रखे हुए हैं, मैं 20 फोन लगा के यहाँ टेबल पर रख दूं, 20 फोन, सही है? मैंने 20 फोन ले लिए हम लोगों से और एक टेबल पे रख दिए, साथ में मेरा भी फोन है। आप लोग ये बताओ भाई, जो मैं नंबर डायल करूंगा फोन उसी का बोलेगा। जैसे मान लो मेरा फोन बोलना है तो मुझे क्या डायल करना पड़ेगा? अपना फोन नंबर। भाई जो मेरा फोन नंबर वो मुझे डाउनलोड करना, वो डायल करना पड़ेगा। अब अगर मैं उसका एक अंक गड़बड़ कर दूं तो क्या मेरा रहेगा? किसी दूसरे का बचेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, जैसा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, जैसे हमारा नंबर होता है 8650891755 मेरा नंबर है, तो मैं मान के चलता हूँ ऐसा एक सीक्वेंस है यहाँ पे। तो जो अब ये सीक्वेंस 3-3 में कोड होता है, कितने में? 3-3-3 ऐसे। और 3 सीक्वेंस से, अभी आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा क्योंकि अब मैं 10 दिन का चैप्टर एक 10 मिनट ना बता सकता हूँ। 3-3 का सीक्वेंस बनेगा, उसे बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं? और आपने कहीं पढ़ा होगा डीएनए से एमआरएनए बनता है, पढ़ा है आप लोगों ने? ये एमआरएनए का काम यही तो होता है, इस डीएनए को सीक्वेंस को कोड करके लेके आना। और कहां पे लेके आना? राइबोसोम के पास। कहां लेके आना? क्योंकि राइबोसोम क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वही बात हो गई, अगर तुम्हें किसी का फोन मिलाना है, किसी से बात करनी है, तो पहले तुम्हें नंबर तो मंगाना पड़ेगा ना किसी से। कहते नहीं है कि नंबर दे दे भाई, नंबर दे दे, हाँ मुझे नंबर दे दे, हाँ बात करूंगा। तो कैसे करते हो? नंबर डायल करके। और क्या है? पहले मंगाना होता है नंबर किसी से। तो एक मान लो लेके आएगा तब तो फोन लगाओगे, तभी तो पता लगेगा, उसका फोन बोलेगा। समझ रहे? तो ये जो लेके आया है नंबर, ये कौन है? एमआरएनए। जो लेके आता है कोडॉन। और कोडॉन कहाँ लेके आता है? यहाँ पे। अब ये डिसाइड करेगा इसके कोडॉन कि कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पे चेन में लगेगा और प्रोटीन कौन सी बनेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं खेल बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं खाली ह्यूमन में होता है, ये दुनिया में हर किसी एनिमल में सेम ऐसा ही होता है। 20 अमीनो एसिड ऐसे नहीं हमारे पास है,
दुनिया में जो भी है सबके पास BCA अमीनो एसिड है। अगर DNA से हम में है, सब में DNA है, सब में माइटोकॉन्ड्रिया है, बस डिफरेंट किसका है? खाली सीक्वेंस का, जो 3 बिलियन का है। मैं यहां ऐसे बोल सकता हूं कि अगर ह्यूमन का स्पीशीज देखें तो 99.9% हम लोग सेम है बिल्कुल, लेकिन भाई 0.1% फिर भी सीक्वेंस का डिफरेंस है। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल अपने आप में क्या है? यूनिक है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपके फादर्स और आप हैं तो वो भी कुछ ना कुछ वेरिएशन है, और वो वेरिएशन इसीलिए है क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ सीक्वेंस क्या है? चेंज है। और रियलिटी में जो हम लोग बात कर रहे थे अभी तक कि हाथी का बच्चा हाथी की तरह क्यों बनता है, क्योंकि बेटा हाथी के फादर थे जो उनने अपना सीक्वेंस दिया है, और जो सीक्वेंस दिया है वैसे ही उसके अंदर एमआरएनए नहीं बन रहा होगा, और जैसा एमआरएनए बन रहा होगा उसके अंदर वही वाले प्रोटीन बन रहे होंगे। सर वो वैज्ञानिक अलग है कि एक ही है? कौन? जो मानव का हाथी का जैसे उसका वैज्ञानिक एक ही था, अलग एक ही रहे होंगे, उन्होंने खाली तो बताया था बस, खाली क्या क्या होता है। साइंटिस्ट तो एक ही रहते, मेंडल थे, इन्होंने बताया था, ये चीजें बताई थी कि ऐसा क्यों होता है, वो देखना चाहते हैं तो मेंडल ही देखना चाह रहे थे। बेटा दूसरा सुनो, तो आप लोग यहाँ पे क्या समझे? आप लोगों ने ये समझा कि डीएनए का खाली सीक्वेंस होता है जो अलग अलग होता है, बकाया प्रोटीन को कौन सा बनना है वो कौन डिसाइड कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस। समझे बात को? मिया में दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ कौन डिसाइड करता है? कोडॉन्स। जैसे कोडॉन्स अब यहीं पे आप समझो जीन्स क्या होते हैं। मैं बार बार जीन्स का भी नाम ले रहा हूँ ना आपके सामने। सुनो, मान लो यहाँ पे 1000, बेटा यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे 3000 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस लेके जा रहा है, 3000 बेस का। आप लोग बताओ कोडॉन कितने बनेंगे? 1000, क्योंकि मैंने कहा है एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब सुनो, 1000 कोडॉन्स का 1000 कोडॉन्स कितने अमीनो एसिड कोड करेंगे? 1000 कितने करेंगे? होते 20 ही हैं, लेकिन बार बार उन्हीं को एक दूसरे से करते हैं, ठीक है? तो 1000 कोडॉन आ जाएंगे। अब आप लोग सोचो 1000 अमीनो एसिड का चैन, कोई मान लिया प्रोटीन बन रहा है, और वो प्रोटीन मान लो कि हमारी हाइट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो 1000 नाइट्रोजन बेस का सेगमेंट क्या हो गया? एक जीन। और जीन कुछ सुनना है? जीन है सुनना, क्योंकि अलग से कोई स्ट्रक्चर है, जीन है, जीन है। जीन का मतलब डीएनए का वो सेगमेंट, अब मैं कहते अंदर गहराई से बोल रहा हूँ, डीएनए के सेगमेंट का वो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस जो कोई एक फंक्शन करवाता है, वो एक प्रोटीन बनवाता है साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम के पास, तो वो क्या हो गया? एक जीन। ऐसा समझ में? अब हम टॉपिक पे आते हैं। जब हमारी बात चल रही थी एलील की, आप लोग बताओ बेटा, मेरे फादर का और मेरा अगर डीएनए सीक्वेंस सेम है, खाली थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा, वो भी होता है, मैं आपको अगले दूंगा BNTR का, बस वैसे कोई सीक्वेंस सेम होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। अब सुनो, बकाया सेम है, और बकाया अगर सेम है तो आप लोग बताओ जो प्रोटीन्स मेरे फादर में बन रहा है वही प्रोटीन मेरे बनेंगे। और अगर कोई दूसरा पर्सन है, मान के चलो उसके फादर अगर मान लिया ड्वार्फ, मतलब थोड़ा हाइट कम है, बच्चे का हाइट कम है, तो इसका मतलब इसलिए है क्योंकि उनके अंदर वो जीन्स एक्टिव होंगे ही नहीं। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेशन आप लोगों को अगले पढ़ाऊंगा मैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? यही तो होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आपको पता है वहां होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। और अगर दुनिया में कोई भी स्पीसीज हो, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसमें वेरिएशन आने स्वाभाविक है, आएंगे ही आएंगे 100%। इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, पहला कारण। और दूसरा कारण होता है कि 23 क्रोमोसोम पापा के और 23 क्रोमोसोम मम्मी के। अगर हमारे गैमेट खाली एक ही पेरेंट से बन रहे होते तो भी हम बिल्कुल क्या होते? सेम होते। लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है? नुकसान होता। आपको पता है, मैंने बार बार बोला है, इवोल्यूशन एक फायदा होता है, ना कि नुकसान। इवोल्यूशन अगर नहीं होगा तो हम आने वाले 200 साल में खत्म हो जाएंगे। आपको पता है बात? क्योंकि तुम्हें पता है 200 साल बाद कितना पॉल्यूशन होगा? बहुत ज्यादा ही। और आज के जो लोग हैं इस टाइम के, वो सर्वाइव उस पॉल्यूशन में नहीं कर पाएंगे। अपने आप को हम चेंजमेंट कर रहे हैं करके, आपको ये पता नहीं लग रहा है? क्या 1000 साल पहले आज की तरह मानव थे क्या? नहीं। अगर वो आज होते तो अभी तक मर गए होते, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट देखो कितना पॉल्यूशन वाला है, और फिर भी हम लोग सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को एडॉप्ट किया है। हल्के हल्के होता है, एक पीढ़ी में होता है, 50-60 पीढ़ियों में होता है, ऐसा समझ गए? तो अगर लाइफ टाइम सर्वाइव करना है धरती पे, तो इसका मतलब हमें एवोल्यूशन करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। अगर एवोल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब हम सर्वाइव
नहीं कर पाएंगे और मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा एवोल्यूशन चैप्टर में कि यहाँ पे क्या एक्चुअली में होता है, क्या साइंटिस्ट ने बताया, कैसे एवोल्यूशन हुआ। जो हम लोग अभी कथा कहानी पढ़ते हैं ना कि हम इससे पैदा हुए उससे पैदा हुए, आप एवोल्यूशन पूरा पढ़ लोगे तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल एक कॉम्बिनेशन है, हमारा बॉडी का और कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम इससे बने उससे बने। हमारा बॉडी बेटा एक मेटाबॉलिज्म चल रहा है हमारी बॉडी में, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसमें जिंदा है, जिसने मेटाबॉलिज्म खत्म उसने आदमी खत्म। और ये एवोल्यूशन ने एविडेंस दिए चैप्टर में कि आपका कोई आप ऐसे नहीं बने कि हम कोई गॉड आए थे, उनने एक बच्चा ऐसे रख दिया, एक बच्ची रख दी, कहा रिप्रोडक्शन करो दुनिया बनाओ, ऐसा नहीं हुआ जैसे आप तो सोच रहे हो। समझ रहे हो? नहीं, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। अगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, धरती पे खासकर भारत में 80% लोग डर में जी रहे हैं, और डर किसका है? गॉड का। जिस दिन डर निकल जाए उस दिन हर आदमी ये सब करना बंद कर देगा। 80% लोग डर में करते हैं सब चीजें। डर का मतलब जानते हो कि मेरा बच्चा जा रहा है बाइक से, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कौन रक्षा करेगा? भगवान। हम लोग ऐसा मानते हैं, तो डर ही तो है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए मर जाएंगे, और एक्सीडेंट होने वाला होगा तो हो जाएगा, कितना भी आप नाम लेके चलते हो। क्योंकि आपको पता है कि रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, आप अखबार उठाते हो पता लग जाएगा आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू साइंस में जो पढ़ाना है एवोल्यूशन तो मैं बताना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट थे स्वार्ज, जानते हो आप लोग? स्वार्ज। उन्होंने बोला था कि हमारे जो सब लोग बने वो ब्रह्मा से बने हैं, लेकिन वो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए। और आज भी अगर तुम किसी भाई कह दो कि ब्रह्मा से नहीं बने तो कहेंगे अच्छा तू ज्यादा जानता है, निकल यहाँ से। और कह दिया घर वालों सामने तो बहुत सुनाएंगे। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कोई प्रूफ नहीं मिला आज तक। कोई देख कोई चीज बोलते हैं तो कुछ एविडेंस भी होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉलेज के लिए अगर आपको ये लग रहा है जैसे हम लोग राम की बात करते हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप लोग इनको भगवान मानते हो, भगवान मतलब समझते हो आपको पहले बताओ? समझते हैं सर। ये एक महान व्यक्ति थे बेटा, महान व्यक्ति वाला समझते हो आप क्या होता है भाई? अभी क्या चल रहा है, कल चल रहा है ऐसा बोलते हैं। अभी यहाँ पे कोई अच्छा काम करता है बहुत, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ले लो या कोई भी ले लो, तो जिसने अच्छा काम किया हो, सरदार पटेल ले लो, तो ये हमारे लिए आने वाली जनरेशन को हम याद कर रहे हैं इनको, तो ये हमारे लिए क्या बन गए? भगवान बन गए। लेकिन ये क्या थे अगर देखा जाए तो? एक महान व्यक्ति थे, इन्होंने अच्छे काम किए, इन्होंने कोई रेप वाला काम ना किया, इन्होंने अच्छे काम किए। और अच्छे काम, हाँ तो ऐसे श्री राम ने अच्छे काम किए, ऐसे श्री कृष्ण ने अच्छे काम किए, इसलिए हम उनको याद करते हैं। इसमें अच्छे की गिनती नहीं आती है। क्यों नहीं आती भाई? सरदार पटेल इस जीवन के नहीं थे क्या? कितना पूछते हैं बताओ? एपीजे अब्दुल कलाम इस लाइफ के नहीं थे क्या? थे ना। हम लोग याद आज भी करते हैं, प्रतिमा बनाते हैं लोग, पूजा करते हैं उनकी। भीमराव अम्बेडकर पूजा नहीं करते क्या? करते हैं सर। तो वो तो इसी टाइम कर रहे हैं। और बल्कि ये चलो ये तो जा चुके हैं, नरेंद्र मोदी की मैंने पूजा देखी है, कई जगह मैंने देखा है ऐसे लोग करते हैं। हाँ आरती करते हैं, तो वो तो भी जिंदा भी है तब भी करते हैं। तो शास्त्री नहीं है तो क्या बात करेगा, वीडियो बन रहा है, बैल करवाएगा मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इसे बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या करो क्या ना करो, तुम्हारा वो है सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अच्छे व्यक्ति का अच्छे काम करता है तो उसको दुनिया याद रखती है, और उनके मन में बार बार हम लोग प्रतिमा बनाते हैं, पूजा करते हैं, यही तो होता है। और क्या होता है? अभी आने वाले 50 सोचो आने वाले 50 साल बाद, वो 50 साल नहीं 50 पीढ़ी बाद तुम्हें किताब में पढ़ाया जाएगा कि एक सरदार पटेल थे, और हो सकता है वो पीढ़ी जैसे हम लोग श्री राम मानते हैं ऐसे वो लोग मानते हो ये थे सरदार पटेल, गांधी जी, ये सब। तो समझ गए हम लोग क्या है? और आपने कहाँ देखा? वहां लिखा होता है महान व्यक्ति की किताब पढ़ना, कभी उसमें सब आएंगे इतने लोग। आपकी बात जो मानेगा उसका सिलेक्शन होगा, भगवान मानेगा तो वो तो अलग चीज हो गई। हाँ ये बात नहीं, वो चीज अलग हो गई। मैं तो एक बात कहता हूँ हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर मैं सिंपल से आपको परिभाषा बताऊं भगवान की या गॉड की जो भी है, सिंपल सी बना बता रहा हूँ, एक ही बना ध्यान रखना। वैसे आप लोग रखोगे तो नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं भी देखता हूँ जाता हूँ, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ जो भी आपको दो रास्ते होते हैं लाइफ के, एक होता है बेकार रास्ता, एक होता है ठीक रास्ता। जो भी आपको ठीक रास्ता बताए या दिखाए वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका
फादर मदर का सबसे स्थान सबसे ऊपर है क्योंकि वो लेके आए हैं धरती में, उनका सबसे ऊपर है। दूसरा टीचर्स हो गए, फ्रेंड हो गया आपका, आपका ताऊ हो गई, ताई हो गई, भैया हो गया, कोई भी सही जो आपको ठीक रास्ता दिखा रहा है बस वो आपके लिए भगवान है। सिंपल भाषा में सबसे ऊपर कौन है? माँ बाप, जो हमें रियल में धरती पे लेके आए और उनके बगैर यहाँ पे हैं, बगैर हमारा यहाँ पे कुछ दायित्व नहीं है। तो और जो हमने देखा नहीं उसे मैं मानता नहीं, और ये प्रूव भी नहीं कर रहा हूँ कि 100% बैलेट कर रहा हूँ, नहीं है, हो सकता है, ठीक है, तो मान के चलो बात खत्म। और दूसरा हम तो उसे मानेंगे ना तो हम जानते हैं, हमें पता है माँ बाप ने क्या किया है हमारे लिए, तो वो माने हमारे लिए, सिंपल सा बात। चलो यहाँ लोग बहुत थ्योरी में पहुंच गई। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एलील की बात कर रहे थे ना, तो एलील का मतलब होता है कि 23 क्रोमोसोम फादर के, 23 क्रोमोसोम मम्मी के, तो इसका मतलब बच्चे में वेरिएशन 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पे होता है मियोसिस। क्या होता है? तो आप लोग समझ के कोडोमिनेंस पढ़ लेते हैं, कोडोमिनेंस से वो। तो ये कहानी समझे कैसे प्रोटीन बनता है? और बेटा एक बात सोचो आप लोग, अगर यही बात होती वायरस, उसके पास तो जेनेटिक मटेरियल भी है, प्रोटीन भी है, तब भी तो नॉन लिविंग है, उसमें भी आके आत्मा डाल दे। आत्मा तब पड़ेगी, हम जो मानते हैं आत्मा बढ़ती है, आत्मा तब पड़ेगी जब बॉडी मेटाबॉलिज्म करेगी। समझे बात को? हम कह रहे हैं वायरस के पास तो जेनेटिक मटेरियल भी है, प्रोटीन भी है, उसके अंदर गॉड आए आत्मा डाल दें, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हम लोग जिंदा हैं। भाई आपका किसी का मान लिया हाथ कट जाता है, वो जिंदा नहीं रहता है? रहता है। लेकिन किसी का हार्ट अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो जिंदा नहीं रहता, क्योंकि हार्ट ही तो पूरा मैटर चला रहा है। तो पूरा खेल तो तुम्हारे सामने है, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर इसमें क्या सोचना? भाई अगर ऑर्गन बेकार हुआ है तो हाथ भी तो एक ऑर्गन ही है, इसकी वजह से आदमी क्यों नहीं मरा? क्योंकि ये मेन ऑर्गन नहीं है जो हमारा पूरा बॉडी का मॉडल चला रहा है। लेकिन जो अरे अभी किसी की सांस रोक दी जाए खत्म आदमी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा। तो पूरा खेल तो मेटाबॉलिज्म का, यहाँ पे क्या चल सकती है क्या कैसा है, चलो वो बात की बात है, इधर आ जाओ। तो हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे, सॉरी क्या यहाँ देखो, क्या लग गई फर्स्ट ईयर वाले को लग गई है। अब आते हैं हम लोग कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने कहा था दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर शो करते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है? ब्लड ग्रुपिंग, जिसके मल्टीपल एलील का एग्जांपल है ये। जीन आई के 3 एलील होंगे, IA, IB और I, ठीक है। फिनोटाइप कितने होंगे इसके? 4, और जीनोटाइप कितने होंगे? 6, ठीक है। तो पढ़ो, देखो कह रहा है टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग ए क्रॉसेस where the apple resemble either of the two parents dominance or margin between incomplete dominance। ये कहने जा रहा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है, या तो 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर में से एक पेरेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, या दोनों का ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही कंप्लीटली हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, ठीक है। F1 में ही दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखेंगे, दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखेंगे। कह रहा है a good example is different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings। हमें कौन सा ग्रुपिंग होता है? ABO। और कह रहा है बेटा ABO blood grouping are controlled by the genes I। कौन कंट्रोल करता है इसको? genes I। और कह रहा है genes I कहाँ है? हाँ, the plasma membrane of the red blood cell has sugar polymer that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the genes। ये जीन के द्वारा क्या होगा? वो शुगर कंट्रोल होगा। और सिंपल सा कह रहा है बेटा, इसको जो बनाएगा जीन आई हैज 3 एलील, IA, IB और I। इसीलिए कह रहा है अगले को द एलील्स IA, IB प्रोड्यूस शुगर, और कह रहा है भाई एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ध्यान रखना आपको, बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड, ईच पर्सन पोसेस एनी 2 ऑफ द 3 I जीन एलील्स IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द I। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अगर IA है और IA, अब बेटा एक बताओ, I कोई शुगर नहीं बना रहा है, IA बना रहा है, तो डोमिनेंस शो करेगा इसके ऊपर, स्मॉल I के ऊपर। कौन? IA। कह रहे इन द अदर वर्ड IA एंड I आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेस, लिखा है बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि ये वाला एलील कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो IA क्या करेगा? कंप्लीट। इसीलिए ये सोचो आप लोग, अगर IA है और IB है,
तो मैंने बोला था ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। मैंने बोला बेटा अगले केस में आई कुछ नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। अब आई ए है और खाली आई है तो मैं ए भी तो सोचता हूँ ए हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा ए। ए क्या होगा क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि खाली आई कोई शुगर नहीं बना रहा है और ये वाला क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है। समझ गए आप लोग? समझ गए। आगे देखो बच्चों, कह रहा है एंड व्हेन IB एंड I आर प्रेजेंट बी एक्सप्रेस बट व्हेन I एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। और अगर एलील IA और IB हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं। इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे का, AB। क्या होगा, AB। तो देखो कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस हेंस रेड ब्लड सेल हैव बोथ AB टाइप ऑफ शुगर्स सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 alleles that are possible and therefore a total 6 different phenotype of the human ABO blood type. How many phenotype? तो phenotype कितने होंगे, 4 ही होंगे। कितने होंगे, 4 ही सकते हैं। तो देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं आप लोग बताओ, एक तरफ लिखे एलील पेरेंट्स A, एक तरफ लिखे एलील पेरेंट फ्रॉम पेरेंट्स 2, और बीच में क्या लिखा है, जीनोटाइप क्या हो सकता है, और उसके बाद उधर लिखा है ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पे बताओ आप लोग, IA है, IA इन्होंने 3 बार I लिख दिया, IB और खाली I, और पेरेंट B क्या हो सकता है, A B I A B I और I। अब आप लोग एक बात सुनो मेरी बेटा, एक बात सुनो, जो एक ज्यादा था वो पता कौन सा था, ये देखो AB वाला ये कॉम्बिनेशन है जो काम किया, ये वाला एक ही तो है, बात एक ही है, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हर टाइप से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ मैं ऐसे हो सकता हूँ क्योंकि AB वाले का 2 बार दिखाया है यहाँ पे, लेकिन होता कितना है, एक ही तो होगा इसका यूनिट, लेकिन यहाँ पे कितनी बार दिखाया है, 2 बार, और इसका होगा कितना यूनिट, 1, और फिनोटाइप की क्या होगा, 1। समझ गए? तो जीनोटाइप भी एक और फिनोटाइप भी एक, इसीलिए साथ है। ठीक है, वैसे हो गया। तो यहाँ बताओ आप लोग, अगर IA तो बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, ये, और आप लोग बताओ इसका ब्लड कैसा होगा, A। कैसा होगा, दूसरा कह रहा है IA और IB है तो जीनोटाइप क्या होगा, AB, और बच्चे का वो क्या होगा, AB। यहाँ कह रहा है IA खाली I है तो आपको बताइए शुगर बना रहा है, और ये कैसा रह रहा है, ऐसे केस में रह रहा है, इसीलिए इसका ब्लड क्या होगा, A। यहाँ AB। समझ गए क्या, बताओ क्लियर हुआ ये? अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर वो ये पूछने लगे आपसे, अब देखो जैसे B है बेटा, एक बात और सुनो आप लोग, ऐसे आप लोग ध्यान रखना, चाहे आप लोग याद क्या करोगे तो आप नॉर्मल सी बात समझ सकते हो। जैसे कैसे आप लोगों को जीनोटाइप आने चाहिए, जैसे देखो एक ये बताओ 2 नहीं है क्या, 2 है ना, एक ये वाला कंडीशन रखता है, ये वाला, और ये हो सकता है ये वाला, मतलब IA हो सकता है या फिर IA हो सकता है। कभी भी आपको अगर कॉम्बिनेशन ना मिला मिले तो आप क्रॉस कर लिया करो। बच्चों में क्या होगा, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं कहूं पापा का AB है, मम्मी का क्या है बताओ, B मान लेते चलो, ठीक है। तो AB का क्या आएगा, एक ही है होगा, हाँ एक ही तो होगा, और इनके क्या बनाएंगे 2, एक तो कंडीशन ये हो सकती है, ये हो सकती है IB। तो इसी साथ एक बार क्रॉस करा लो, देखो ऐसे क्या आ रहा है, AB क्या आ रहा है, और इसके साथ क्या आएगा, B और B। मतलब यहाँ इससे तब पता लगा कि बच्चे का ब्लड AB हो सकता है और क्या हो सकता है, B। दूसरा हमें फिर करवाना पड़ेगा, IA IB और I, ये कंडीशन हो सकती है। देखिए अगर कोई समझदार बच्चा होगा देख के समझ जाएगा, यहाँ करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप करवाना ही पड़े तो इसका करवाओगे तो क्या आएगा, AB, इसका A, और इसका बेटा B, और इसका भी क्या होगा, B। तो हम देख के समझ जाओगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो AB, A और B तीनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। समझ गए हम लोग? तो ऐसे ध्यान रखना। तो आप चाहे ऐसे क्रॉस करवा लेना, चाहे आप लोग एक अंदाजा लगा लेना। हमेशा ध्यान रखना बस खाली
ए 2-3 बातें याद रखना बस खाली। पहला बात क्या ध्यान रखना है, ध्यान सुनो, ए के और बी के 2 जीनोटाइप हैं। कितने? 2। ए का हो सकता है IA और IA आई खाली। बी का हो सकता है IB या IB। समझ गए? दो हैं बकाया, उन दोनों के क्या है? एक। ओ होगा तो I खाली I, और अगर AB है तो IA और IB। समझ गए? और कोई जीनोटाइप नहीं हो सकता है, आप करके देखें। AB का ऑपरेशन ना दो भाई, क्योंकि उसका क्या है? IA IB। बस ऑफ स्प्रिंग से क्रॉस करा दो, जो होगा वो बच्चे का रूल होगा। समझ गए? तो यहाँ पे ये दिखाया गया। अगली चलो आ जाओ। अच्छा यहाँ पे और भी लिखा है ना, अगले कह रहा है ड्यू रियलाइज दैट एग्जांपल ऑफ AB blood grouping also provides a good example of multiple alleles। मल्टीपल एलील क्या होता है? जिस जीन्स के एक से ज्यादा एलील हो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। कह रहा है here you can see that there are more than 2 alleles, there are alleles governing the same character, since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population study are made। तो यहाँ पे एक से ज्यादा, इसमें बताने वाली बात नहीं, एक से ज्यादा एलील है, उस बात खत्म। मल्टीपल एलील एग्जांपल है, ध्यान रखना है। कभी पूछ सकता है वो, ये पूछ सकता है कि बताओ ABO ग्रुपिंग किस टाइप का, किसका एग्जांपल है, तो आप बताओगे मल्टीपल एलील। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। या वो ऐसे बोल सकता है कि बताओ अगर मेंडेलियन कैरेक्टर के हिसाब से देंगे तो क्या दिखाता है, तो कोडोमिनेंट दिखाता है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये कैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कोडोमिनेंट बताओ क्या होता है, मल्टीपल एलील बताओ क्या होता है, क्या कौन सा डिजीज होता है किससे, वो सब चीजें पूछता रहता है वो। अगले हमारा क्या है, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट may produce more than one effect, for example star synthesis in PCD is controlled by one gene। और कह रहा है it has 2 alleles, capital B and small b। stars synthesize effectively of capital B homologous, and therefore large star gain are produced in contrast capital small b have lesser efficiency stars। तो कह रहे हैं आफ्टर मैच्योरेशन सीड्स कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल बी सीड्स आर लिंकेड। हेड हो जाएगा प्रोड्यूस राउंड सीड एंड। अरे ये क्या बताना चाह रहा है बेटा कि जब कोई जीन्स है और जब वो एक से ज्यादा कैरेक्टर करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं? प्लेयोट्रॉपिक जीन। तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि कैपिटल बी है वो ज्यादा स्टार्च बना रहा है, स्मॉल बी कम बना रहा है, कैपिटल बी राउंड सीड दे रहा है, वो लिंकेड दे रहा है, तो अगर दोनों का अगर तो कॉम्बिनेशन होगा तो आप लोगों के क्या होगा? एक एवरेज आएगा, यानी कि उसमें हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, सुनो, जैसे मैंने बताया था एक हाइट का होता है, हाइट क्या होता है? हाइट। आपको इंडिया की अगर पॉसिबल हाइट देखोगे एवरेज, तो आपको कितनी दिखेगी? एवरेज वाली नहीं, या तो बहुत टॉल नहीं दिखेंगे आपको, ना ही बहुत डॉल दिखेंगे, एवरेज लोग ज्यादा दिखेंगे। इसका पता है कारण क्या है? मैंने आपको कल बताया था, जब एक से ज्यादा जीन्स जब किसी फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? और उसमें होता क्या है, आप मान लो आपके अंदर 4 जीन है, ये तो वही सा हो गया ना, जैसे मैंने कल आपको बताया था। अगर आप कोई एक एग्जाम पे दें एक पेपर का, तो या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, ये तो होगा। एक एग्जाम तो है खाली। अगर मैं कहूँ 6 सब्जेक्ट का दे रहे हो आप लोग, कितना दे रहे हो? 6 का, तो आपका एवरेज आएगा ये। 2 में आपने 100% मार्क लिया है, 1 में आप कितने लाए? 50% खाली, 3 में ले आए 60%, तो ये आपका एवरेज आएगा 70%। तो यही तो हिसाब हुआ कि हमने एक में बहुत मेहनत की, एक में रिसेसिव केस में रहा, एक में डोमिनेंट रहा, लेकिन हमारा जो एवरेज रहा वो क्या रहा? एवरेज। अगर मान लो हाइट को खाली एक जीन कंट्रोल करता होता, तो या तो टॉल होते सब लोग, या फिर सब लोग क्या होते? मतलब ऐसे हो सकते हैं आधे लोग टॉल होते या फिर आधे लोग ड्वार्फ, लेकिन बीच वाला कैरेक्टर नहीं रहता। ये नहीं रहता कि हम लोग एवरेज हो सकते हैं हाइट वाले, या तो टॉल ही होता है कोई, ये डॉर्फ, भाई डोमिनेंट है तो टॉल और रिसेसिव है तो ड्वार्फ, बस रहता। दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यही बताना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है? तो अब आप लोग ये बताओ, पहले ये कहानी समझ गए पूरी। अगले का है therefore dominant is most an autonomous feature of a gene or the product that it has information for, it depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine, in case more than one phenotype is influenced by the same
जीन्स, ऐसे इनको बोलते हैं प्लेटोट्रॉपिक जीन्स। हम लोग अगली बात करेंगे इसकी, ठीक है। प्लेटोट्रॉपिक है आराम से पोर्शन है, प्लेटोट्रॉपिक भी है, पॉलीजेनिक भी है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, जब एक जीन एक से ज्यादा फंक्शन करता है उसमें नुकसान ज्यादा रहता है, आपको पता है ये बात। अगर कोई एक जीन एक से ज्यादा इन्फ्लुएंस कैरेक्टर शो कर रहा है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा फिनाइलकीटोनुरिया, सुना है आपने? फिनाइलकीटोनुरिया नहीं सुना होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, सुनेंगे हम लोग, जिसमें पढ़ा होगा वेलबेरिजी में पता होगा। उसमें क्या होता है, वो एक जीन्स, अब वो प्लेटोट्रॉपिक जीन्स का एग्जांपल है। अगर मान लिया एक जीन्स है और वो एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, सोचो वही जीन्स पे म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी के एक से ज्यादा फंक्शन क्या हो गए, बेकार हो गए। तो इसका मतलब उसमें क्या है, नुकसान है ना कि फायदा, समझे बात को। तो देखो अब अगले हमारा टॉपिक जो आता है वो नेक्स्ट वो आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ये क्या है आज समझते हैं और कल को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, ये मैं आपको आराम से डिटेल में समझाऊंगा बढ़िया है। पहले हम लोग ये समझो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का मतलब क्या है। बैग करो 10 मिनट है, हम लोग बैग पानी की बात है ना। उसका मैं उसमें बैठे थे क्या, मैं पानी पीऊंगा तो आप लोग पी सकते हो। मोनी तो क्लिनिक चलाते हैं अच्छा खासा, क्या तुम क्लिनिक चलाते हो क्या यार? फिर कल्याणपुर, मतलब मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट देखा था ना, आपने देखा? हाँ, तो उसमें तुमने मतलब कैसे चलाते हो, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ। डॉक्टर के पास बैठते हो अकेले चलाते हो खुद का? ऐसा है। हाँ, अभी तो डॉक्टर साहब आए नहीं थे 8 बजे। मेरे रहता मेरी ऊपर पूरा। अच्छा, मैं को तुम्हारा अलग का खुला हुआ है? नहीं, मैंने अलग नहीं बोला। अच्छा, अलग खोलने का नहीं तो नहीं देख सकते। तो नॉलेज तो नहीं पूरी, हाँ, क्योंकि बैठा था ना वो सब था उनकी, तो मैं कहूँगा हमने क्लिनिक खोल लिया। सब नहीं होते हैं। बेटा क्लिनिक वाले भी बहुत रुपए कमाते हैं, आपको पता है। अगर तुमने अलग भी खोल लिया मान लिया, अब गांव वाले लोगों को दवाई देने लोग वाली, तो उसमें भी 6 इनकम है, तुम लगभग लग रहा है 300-400 रुपए कमाई होगी। मैं इसीलिए चलाता हूँ। क्योंकि ऐसे लोग बहुत आते हैं ना कि सड़क कर रहा है, बुखार आ गया। अभी ठंडों में देखना जुकाम वाले कितने हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये सब वो सब चलते रहता है गाँव में। सब दवाई तो चलती रहती है, एक घर में किसी न किसी को चलती रहती है। और तुम ज्यादा नहीं, जैसे कुछ सीरियस तुम मना कर दो, तुम ज्यादा नहीं। अगर तुमने 15-20 लोग देख लिए ना, 20 रुपए का आप लोगे तो कितने हो गए? नॉलेज होनी चाहिए, जैसे तब भी 800 रुपए हो गए। 800 रुपए में 300 रुपए तक नहीं खरीदोगे। लेकिन ये काम अभी सही है, करो, लेकिन थोड़ा देख के करना। अपना पर्सनल इसलिए मेरी आदत पड़ जाएगी। हाँ, और एक बात बताऊं, कभी कभी एक बात ध्यान रखना, कभी कभी कम एज पे रुपए कमाने की भूख बाद में बहुत उतरी रहती है। आपने ऐसे बहुत केस देखे होंगे, एक जब बच्चा एक एवरेज होता है 20-22 साल में, अगर वो 10,000 रुपये घर पे दे दे तो कहते हैं तू यार मस्त है, फिर जा ले जाना 10,000 लेके आ। लेकिन आपको पता नहीं उस बच्चे का करियर बर्बाद हो रहा है। ये आपको पता है, ये बहुत बातें सोचने वाली होती हैं। मैंने बहुत पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके बच्चे, जैसे आपने अपने मोहल्ले गांव में देखे होंगे, जैसे किसी का बच्चा आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी एज का बिल्कुल दूसरा बच्चा हरियाणा जाके कमाई कर रहा है, 500 रुपए देकर चल रही है, वहां 500 रुपए देती है, ये सिलाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि अभी तो ठीक कर रहा है। उन्हें पता है दीपावली पाता है 25,000 लेके आया है, गर्मी से कहते हैं 25,000 का लेके आया है, काम से। अब आपके पेरेंट्स कहेंगे साला हमारा तो 1 रुपया नहीं लेके आया, ये 25,000 ले आया, हमारा खर्च कर रहा है, मोहल्ले के सबसे ले 1 लाख ना बताओ। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फिर एक बार सुन लो, कम एज पे रुपया कमाना या रुपया का लालच आना, ये बहुत गंदी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है। ये उन बच्चों को बाद में लगेगा तो 30-35 साल के हो जाएंगे कि काश हम उस टाइम रुपया का लालच ना दिखा के पढ़ाई कर ले। सर वो ऐसे अगर उसमें बहुत लोग इसलिए भी जाते हैं कि वहां उनको मजा आता है, रुपया भी देते हैं, मजा भी आता है, पढ़ाई करने में यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ाई मतलब पढ़ाई करने में नहीं मिलेगी, उन्हें अभी मजा आ रहा है, लेकिन 30 साल बाद वो आपसे ही कहेंगे कि यार काश उस टाइम हम भी पढ़ रहे थे। और ये पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, जिस बच्चे की इस टाइम एज पढ़ाई की है तो वो नौकरी करने ना जाए। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कम एज में कभी कभी हम बहुत छोटी चीजें चुन लेते हैं ना, एकदम से
ये सही है, इतना ही मेरा काम चल रहा है, लेकिन बेटा दुनिया आगे बढ़ेगी तो काम उतना नहीं चलेगा, समझ रहे हो, फिर ज्यादा में चलेगा। जैसे अभी मान लो भाई शादी नहीं तो सही है, 100 रुपये डेली मिल रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा चल रहा है। क्या बताओ आज से 5 साल बाद आपको 100 रुपये पता चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं, आपको 500 चाहिए, और जब आपने 100 रुपये कमाना सीख लिया है तो आप 500 कहाँ से लेके आओगे? 100 रुपये ही कमाएंगे। है ना? और तो इसका मतलब ये है, ये डायलॉग बहुत तगड़ा नहीं आ रहा है इसी बात पे। बेटा यहाँ सुनो, लड़का ज्यादा से ज्यादा शादी से पहले कर सकता है, शादी के बाद भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद जब मतलब अरे बाद में कुछ नहीं है तुम्हारे पास। एक बार ये मैं तो एक बात सोचता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो ना तो तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है बताओ? अभी नहीं हुआ है, कुछ नहीं है तो पाने के लिए सब कुछ है। बात करो बेटा, अब हम समझते हैं डाइवर्ट क्रॉस। अभी हम जाओ मत बैठ जाओ कभी। मैंने बार बार बोला है कि 30 पे बिल्कुल छुड़वा दिया क्लास, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, टीचर तो पढ़ा रहा है, ध्यान नहीं रखेगा। फिर आप इधर कहते हो कि सर पूरा हो गया टाइम, समझ रहे हो? तो आप लोग 30 पे बिल्कुल पहली क्लास पढ़वा लिया करो, वो आपका जिम्मेदारी है। 33 पे नहीं 40 तक पहुंचते हैं वहां पे। सही है सर। आगे देखो, अभी 40 तक पहुंचेंगे। और बेटा उसमें फिर प्रॉब्लम होती है ना, क्या हुआ? यहाँ देखो बच्चों, हम लोग समझते हैं डाइहैबिट क्लॉज, क्या समझते हैं? थोड़ा समझ लो, मैं करवा नहीं रहा हूँ ब्रदर। पहले आप लोग ये समझो कि डाइहैबिट क्लॉज साइंटिस्ट ने क्यों सोचा कि अब मोनोहैबिट हो गया, डाइहैबिट करवाना क्यों जरूरी है, ये क्यों करवाया? क्योंकि हमें तो कैरेक्टर पता लग गए थे ना मोनोहैबिट से ही। एक मुझे समझ लो बेटा, हमें कैरेक्टर पता लग गए थे मोनोहैबिट से कि किस रेशियो में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। डाइहैबिट का हम दूसरे नाम से बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। क्या बोलते हैं बच्चों? इनहेरिटेंस ऑफ। आप लोग सबसे ज्यादा दुखी इससे रहे होगे ना 12th में, आपको लगा होगा ये समझ नहीं आया कभी, ये पूरी किताब से रहते हैं, इससे ज्यादा रहे होगे ना, क्योंकि ये टीचर डरा देते हैं ना कि ये पेपर में आएगा और आप लोग समझ नहीं आता कि ये है क्या, ये हम समझा रहा हूँ क्या है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन हमने पहला पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इसका मतलब क्या समझो? देखो एक बार बताओ मुझे, यहाँ देखो बेटा, पहले में मैंने क्या कहा था? एक पेरेंट्स 1 है और एक पेरेंट्स 2 है। मैंने मान लिया एक पेरेंट्स कैसा है, टॉल है, और एक कैसा है, ड्वार्फ है। चलो मान लेते हैं यहाँ भी एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। अगर मैं एक कैरेक्टर को लेके अगर देखूंगा फिर रास्ता आके, तो वो कौन सा हो जाएगा? मोनोहैबिट क्लॉज, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। हमें यहाँ 2 कैरेक्टर लेने हैं, और मेंडल देखना क्या चाह रहे थे वो समझो। मैंने मान लिया टॉल है, वो कैसा है, फेयर है। फेयर का मतलब गोरा है, और ये कैसा है, डार्क है। मतलब दोनों कैरेक्टर जैसे एक पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, बॉन आ रही है, वो आ रही है, ठीक है। और ये कैसा है, लंबा है, गोरा है। अब यहाँ पे समझो बात को, मेंडल देखना क्या चाह रहे थे? वो देखना ये चाह रहे थे कि अगर बच्चे हुए, क्या हुए, बच्चे हुए, तो वो ये देखना चाह रहे थे क्या जो बच्चा टॉल होगा क्या वही फेयर होगा, या जो बच्चा ड्वार्फ होगा क्या वही डार्क होगा। समझे बात में? समझे? मतलब मेंडल देखना चाह रहे थे कि जो बच्चे होंगे, जो बच्चा गंठे वाला होगा, बौना होगा, क्या वही काला होगा, और जो बच्चा गोरा होगा क्या वो लंबा ही होगा। लेकिन ऐसा उन्हें नहीं मिला जब उन्होंने क्रॉस कराया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये देखा, बेटा यहाँ देखो, जो लंबे वाला जो बच्चा होगा लंबा, वो गोरा भी हो सकता है और काला भी हो सकता है, और जो बौना वाला है वो काला भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है। इसीलिए तो उन्होंने लॉ दिया था बाद में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर कोई 2 पेरेंट्स हैं, उनके कैरेक्टर्स हमेशा जो बच्चों में जाते हैं वो इंडिपेंडेंस शो करते हैं, ना कि डिपेंडेंसी। अब सुनो रियल में, जैसे मान लो किसी के फादर लंबे हैं और कैसे हैं, गोरे हैं, और मम्मी कैसी है, छोटी है, और साथ में कैसी है, काली है। अरे भाई रिश्ते लेना पड़ रहा है भाई, मम्मी को मैं गोरा बता दूं, क्या करूं बताओ? तो
सुनो, एक तरफ से दोनों केस ले लिए ना, एक तरफ डोमिनेंट ले लिए। अब हुआ क्या, अब ये मेंडल ये देखना चाह रहे थे कि जो बच्चा गोरा वाला होगा क्या वही लंबा होगा, और जो बच्चा काला वाला होगा वो घंटा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। उन्होंने देखा कि गोरे वाले भी लंबे होने हैं और काले वाले भी लंबे होने हैं। मतलब यह है कि दोनों पेरेंट्स के दो कैरेक्टर अगर देखते हैं तो वो दोनों ही इंडिपेंडेंट शो करते हैं, यानी कि बच्चों में इंडिपेंडेंट तरीके से जाते हैं। समझ में आया क्यों करवाया? वो ये देखना चाह रहे थे यहाँ पे कि कैरेक्टर किस रेशियो में जा रहे हैं। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिए यहाँ पे, एक क्या लिया बेटा सीट शेप और एक लिया सीट कलर। आपको पता होगा उन्होंने एक तरफ लिया राउंड येलो और एक तरफ लिया रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन जब रेशियो आया तो रेशियो आया 4 फिनोटाइप मिले उन्हें। कितने मिले? 4। 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। यानी कि आपको पता है राउंड के साथ रिंकल्ड भी था और राउंड के साथ क्या बोल रहा हूँ, राउंड के साथ येलो भी था और राउंड के साथ ग्रीन भी था, रिंकल्ड के साथ येलो भी था और रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी था। तो समझ गए आप लोग? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है। 12th में आप नहीं समझ पाए, अब मैं समझाऊंगा आपको। कल हम लोग पढ़ेंगे ये क्रॉस, ठीक है? चलो फिर कल पढ़ते हैं। देखा नहीं सब्जी है कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं, कैसे है ना सर? गुड इवनिंग।